अच्छा जी, पॉइंटर्स का चैप्टर कवर हो गया है। रिकर्जन आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में करेंगे, हमारे पास टाइम इतना है नहीं। डेटा टाइप रिवाइज्ड, इस चैप्टर को बेसिकली आप लोग पढ़ लें। इस चैप्टर के अंदर अगर आप ये देखें तो ये स्टार्ट वाली चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड, कैरेक्टर साइंड, अनसाइंड, फ्लोट, डबल, ये क्या चीज़ें ये हम देख चुके हैं। हमारा काम आज क्या है? स्टोरेज क्लासेस इन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम देखते हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी पे जाते हैं और इसको स्टडी करते हैं। थोड़ा सा आपके सामने में ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ये देखें, यहाँ पे एक चीज़ याद रहे कि जो साइजेस इस बुक में दिए हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वही साइजेस आ रहे हों। एंड जब आप लिखते हैं तो जब हम लोग जिस एरा में काम कर रहे थे उस वक्त उन मशीन्स पे जब हम चेक करते थे तो 2 बाइट्स होता था। इन बुक्स के अंदर 2 बाइट्स लिखा होगा, लेकिन 64 बिट मशीन में जब आप काम करते हैं तो ये 4 बाइट का होता है, ठीक है ना। इंटीजर जो है तो लॉन्ग उसका डबल हो गया और शॉर्ट उसका हाफ हो गया, ठीक है। तो जब आपके पास इनके साइजेस बढ़ रहे और कम हो रहे होते हैं, मसलन अगर ये आपके पास 4 बाइट्स के अंदर डेटा पड़ा है, इसका मतलब इसके अंदर बड़ी वैल्यू आ सकती है, 0 से लेके बहुत बड़े नंबर तक। लेकिन जब आप शॉर्ट करेंगे तो इसके अंदर छोटी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आप इसको स्टडी कर लें। देखें 16 बिट कंपाइलर जो होता था उसके अंदर आपके पास जो रेंज थी इंटीजर्स की वो ये थी, लेकिन अब 32 बिट कंपाइलर में वही इंटीजर की रेंज इतनी हो गई है, 64 बिट में इससे भी ज़्यादा हो गई है। समझ आ रही है? तो ये ज़रा सा आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि आप लोगों को यहाँ बुक में 2 बाइट्स लिखा हो और आप कंप्यूटर में जब चेक करो तो उसके अंदर साइज़ डिफरेंट आ रहा हो। यह आपके मशीन्स पे होता है। अब मेरा जो ये लैपटॉप है ये 64 बिट मशीन है, इसका मतलब है इससे भी डबल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा सा आप लोग देख लेना, इसको आराम से रिलैक्स होके स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे इससे जो अगर मेरे पास इस सिस्टम में ये 4 बाइट है तो शॉर्ट हमारे पास 2 बाइट होगा, लॉन्ग उसका डबल हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसने 16 और 32 बिट की दी हुई है। हम लोग यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट वाली वीडियोस याद हो तो उसमें हमने साइज़ ऑफ करके चेक किया हुआ है इसको, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप उसका साइन बिट हटा देते हैं तो उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, ये भी हमने शुरू की वीडियोस में देखा हुआ है। देखें आपके पास जैसे इसने बताया ये आपके पास इससे लेके इस तक वैल्यू जा रही है, लेकिन जब आप उसको अनसाइन कर लेते हैं तो 0 से लेके ह्यूज वैल्यू, इसके मुकाबले में ह्यूज वैल्यू तक चला जाता है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा होने लगता है। कैरेक्टर्स के अंदर भी इसी तरह कि आपके पास साइन अनसाइंड आप कर सकते हैं। इसको एक नज़र पढ़ लें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से आपके पास जो नया टॉपिक है वो यहाँ से आता है, स्टार्ट होता है स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस का मतलब ये है कि जब भी मैं अपने कंप्यूटर में लिखता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 10, या मैं खाली लिख देता हूँ इंटीजर x, यहाँ मैं इसको बता रहा हूँ कि मेमोरी में मुझे एक वेरिएबल चाहिए x, लेकिन मैं उसको ये नहीं बता रहा कि कौन सी मेमोरी। इसके पास मल्टीपल मेमोरीज होती हैं। अगर आपको याद हो मैंने एक बार आपको स्टैक वाला पूरा वीडियो में किसी में फंक्शंस में बताया भी हुआ है कि स्टैक होते थे आपके पास। जब आप फंक्शन कॉल होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जब वो रिटर्न होते हैं यहाँ से निकल रहा होता है। तो ये आपके पास स्टैक्स बीच में पड़े होते हैं। आपको कौन सी मेमोरी में ये डेटा चाहिए? बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम करता है कि आपने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये अपनी तरफ से कोई वैल्यू एज्यूम करता है और वो उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्या? ऑटो। मतलब असल में C++ कहते हैं अगर आपने इंटीजर i डिक्लेयर करना है तो आप लिखें ऑटो इंटीजर i। इसका मतलब है कि मेमोरी में ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। चलें इसको हम देखते हैं। हमारे पास क्या है? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है। ये स्टोरेज क्लासेस हैं, इसका मतलब ये ये वेरिएबल डिक्लेयर कर तक एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये वेरिएबल कहाँ पे जाके स्टोर हो। समझ आ रही है? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज क्लासेस। क्या बोलते हैं?
आपको पेपर में अगर आ जाता है कि C++ की स्टोरेज क्लासेस बताएं तो आपने ये टॉपिक बताना है, ठीक है। तो पहला ऑटोमेटिक है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा स्टैटिक है और चौथा है एक्सटर्नल। क्या है? हो सकता है अगले पेज पे आए भी हो। हाँ, ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो पहले हम देखते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या है। जब आप किसी वेरिएबल के साथ ऑटो लिखते हैं या अगर आप खाली लिख देते हैं इंटीजर आई, तो इसका मतलब है कि ये आपने ऑटो डिक्लेयर किया। कंपाइलर आपसे पूछे बगैर इसको कर देता है कि ये ऑटो टाइप की क्लास है। ऑटो टाइप क्या होता है? आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है। मतलब ये आपके पास अगर मेमोरी है और इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है पहले से, लेट सपोज यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, 25, और आपको वेरिएबल ये डिक्लेयर कर दिया आपने इंटीजर आई, तो आपने इसको 25 वैल्यू तो नहीं दी, लेकिन इसमें पहले से गार्बेज है, इसीलिए हम कहते हैं इसको इनिशियलाइज कर दिया करो ताकि इसके अंदर गार्बेज वैल्यू ख़त्म हो जाए। गार्बेज के बारे में बताया था मैंने। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज हो सकती है, इसको खुद से डिफ़ॉल्ट ज़ीरो नहीं करके देता, वो आपको यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक को हम देख रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं। इसका स्कोप क्या है? ये लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज़ डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल हमारा डिफाइंड है इस ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ void sum, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ब्रैकेट लगाई और फिर मैंने कह दिया void abc, एक और फंक्शन है। अब इसका ब्लॉक ये है, इसका ब्लॉक क्या है? ये है। अगर मैं कहता हूँ इंटीजर x, तो इस ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो हो गया। इस x को यहाँ पे नहीं पहचाना जाएगा। जब आप कहेंगे x तो कहेगा ये x क्या है, आपने डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि इस जगह पे x को पहचाना ही नहीं जाता। तो ये आपके पास ऑटो वेरिएबल की ये खसूसियत है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है। इसका स्कोप यहाँ पे इन्होंने शायद इमेज के साथ बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, अब आप ये देखें यहाँ पे इससे मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक हमारे पास ये है, और एक ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर आई इज इक्वल टू ऑटो इंटीजर आई 3, ये वेरिएबल, इसके बाद ये वाला आई इस आई से डिफरेंट है और ये वाला आई इस आई से डिफरेंट है। जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो इसने कह दिया कि एक इंटीजर आई बनाओ। अब इस आई की ज़िंदगी जो है वो इस पूरे तक रहेगी। ये पूरा जो पोर्शन है, मैं आपको इस तरह से कर देता हूँ, ये पूरा पोर्शन है, इस टाइमिंग में यहाँ पे एक वेरिएबल आई बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1। और जब ये ख़त्म होगा उस वक्त ये मेमोरी में से डिस्ट्रॉय होगा। जब आप इस दूसरे ब्लॉक में आ गए, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं कि हमें पता चले। दूसरा ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक शुरू होता है यहाँ से। अब इस ब्लॉक के अंदर हम एक और आई बना रहे हैं, तो मेमोरी में किसी और पोजीशन पे जाके वो एक और आई बना देगा। ये आई और ये आई आपस में डिफरेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने 2 कर दी। और फिर ये तीसरा ब्लॉक है जिसके अंदर मेमोरी में एक तीसरा ब्लॉक उसने वेरिएबल बना दिए 3। ये 3 डिफरेंट मेमोरी में है। हो सकता है ये मेमोरी नंबर 23 पे हो, ये 25 पे हो, ये 29 पे हो। ये 3 वेरिएबल हैं, तीनों के नाम आई हैं। लेकिन एज सून एज इस वाले की बॉडी ख़त्म हुई, यहाँ पे ब्लॉक ख़त्म हुआ, ये मेमोरी में से डिलीट हो गया। उसके बाद इस वाले को जब आपने प्रिंट किया तो 2 इसने प्रिंट किया, और ये जो ही ख़त्म हुआ तो ये भी मेमोरी से ख़त्म हो गया। फिर जब इस बॉडी से निकले तो कौन सा आई रह गया? फिर ये वाला रह गया, तो फिर ये प्रिंट होगा। तो इस एग्जांपल में होगा क्या कि उसने लूप में तीनों चीज़ों को प्रिंट किया। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसका प्रोग्राम रन कर लेते हैं। इधर इसने कह दिया ऑटो इंटीजर आई इज इक्वल टू, लेट सपोज इसकी वैल्यू हमने 10 कर दी। फिर हमने एक ब्लॉक बना दिया, हमने कह दिया ऑटो इंटीजर आई इज इक्वल टू 20। अब चूंकि मैंने इस ब्लॉक के अंदर बनाया है तो दिस इज लोकल टू दिस ब्लॉक, इसको इसके बाहर नहीं पहचाना जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एफ %d और साथ यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आई को प्रिंट करो, तो ये 20 वाला आई प्रिंट करेगा या ये
10 वाला करेगा, इसको हम कर लेते हैं स्पोर्ट। अच्छा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाद इस आई को ही नहीं पहचानता, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम प्रिंट करें तो ये फिर इस अंदर वाले को पहचानेगा, ये बाहर वाले को नहीं पहचानता। समझ आ रही है? तो ये चीज़ उसने बताई हुई है कि ये लोकल टू अ ब्लॉक है। उसने इसके अंदर एक और ब्लॉक डाल के फिर आपकी एग्जांपल बढ़ाई हुई है। मसलन उसने यहाँ पे फिर एक और ब्लॉक बना दिया है और उसने कह दिया ऑटो इंटीजर आई इज इक्वल टू 30। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 30 करेगा, अगर आप इस ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 20 करेगा, और इससे भी बाहर आ जाएंगे तो 10 करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आम जो नॉर्मल हमारा वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं ऑटो वेरिएबल। मतलब उसने एक प्रिंटफ में तीनों को प्रिंट किया है ना? हाँ, तीनों को प्रिंट किया। नहीं, तीनों को नहीं प्रिंट किया, उसने आखिरी वाले को प्रिंट किया है सर। उधर तो आउटपुट में हमारे पास तीनों आ गए थे। आउटपुट देखें, ये मैंने 3 बना दिए। अब अगर जब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पहले ब्लॉक के अंदर, इंटरनल ब्लॉक में, तो ये किसको प्रिंट करेगा? ये इस वाले को प्रिंट करेगा। लेकिन जब मैं इससे बाहर करूँगा तो ये 20 वाले को प्रिंट करेगा, और उसके बाहर निकल के ये फिर इस वाले को सिर्फ पहचानेगा। ठीक है ना? हाँ, चलें, अच्छी बात है, आपको मज़ा आ रहा है इसका। ये देखें 30 20 10। ठीक है, तो ये आपके पास ऑटो वेरिएबल, अगर आप इसके साथ ऑटो ना भी लिखें तो ये ऑटो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके पास मेमोरी होती है रैम। ठीक है, रैम है या मेमोरी है, इसके अंदर आपके पास वेरिएबल पड़ा है। लेट्स सपोज x है और y है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। ये आपके पास होता है, इनके प्रोसेसर यहाँ पे हमारे पास होता है। जब आप कहते हैं मुझे x प्लस वाई करके दो, तो ये क्या करता है? x को उठा के लाता है, और यहाँ पे इसके पास छोटे छोटे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं प्रोसेसर के पास, इनको हम बोलते हैं क्या? इन मेमोरीज को। तो 2 की वैल्यू आ जाएगी इसमें, 3 की वैल्यू इसमें आ जाएगी, और ये इन दोनों को जमा करके कहेगा 5। वो लेट सपोज इसमें डाल लेगा या किसी इसके ऊपर लिख लेगा, और उसके बाद फिर हम कहेंगे z इज इक्वल टू 5। तो यहाँ मेमोरी में फिर z बन जाएगा, और ये 5 की वैल्यू फिर यहाँ पे आके इसमें स्टोर हो जाएगी। अब आप देखें, इसको लेके यहाँ पे आना और यहाँ पे लेके जाना, ये बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क होता है। अब अगर मेरे पास एक यहाँ पे मेमोरी में एक ऐसा वेरिएबल है i, जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसको बार बार यहाँ लाना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ ये लेट सपोज मेरे एक प्रोग्राम के अंदर लेट सपोज इतने टाइम्स यूज़ हो रहा है, तो मैं बार बार इसको लाने की जगह इस वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं लेट सपोज w। तो इस वेरिएबल को बार बार जब ये लेके आएगा यहाँ पे, उसके अंदर लेट सपोज w इज इक्वल टू w प्लस 1 हम कर रहे हैं, या w प्लस प्लस एक ही चीज़ होती है। तो इतनी बार अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो अच्छा नहीं है कि ये पहले से यहाँ पढ़ो, इसको बार बार ना लिखे। तो हम इसके साथ लिख देते हैं रजिस्टर इंटीजर, जैसे वहाँ पे हमने किया था, ऑटो लिखा था। देखिए यहाँ पे क्या है, रजिस्टर। अच्छा, हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं रजिस्टर और इंटीजर आई। इसका मतलब यह है कि इस वेरिएबल को कोशिश करो कि प्रोसेसर के रजिस्टर के अंदर ये स्टोर हो, लेकिन इसकी आपके पास गारंटी नहीं है। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी इतनी ज़रूरी चीज़ें हो जो कि रजिस्टर के अंदर यूज़ हो रही हो, तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकेंगे। तो अब इसके अंदर और ऑटो के अंदर फ़र्क क्या है? इसकी स्टोरेज नॉर्मल मेमोरी नहीं है, इसकी स्टोरेज के CPU के रजिस्टर हैं। इनिशियली CPU के अंदर हो सकता है CPU ने कोई काम किया हो आपसे पहले, आपके इस वेरिएबल से पहले, हो सकता है उसने 3 और 5 को जमा किया हो, और अब आप कह रहे हो कि मुझे ये i की वैल्यू स्टोर कर दो, और इसने कह दिया i के लिए ये आ गया है। तो i के अंदर पहले से क्या है? एक गार्बेज वैल्यू मौजूद है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको साफ़ नहीं करके देगा। स्कोप क्या है? लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज़ डिफाइंड। ये भी उसी तरह उस ब्लॉक, उन ब्रैकेट्स के बीच में सिर्फ इसकी लाइफ होगी, उससे आगे नहीं होगा। लाइफ कितनी है? टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक। जैसे आपके पास यहाँ पे इसकी लाइफ शुरू होती है और यहाँ पे इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है इसकी। ठीक है, सिंपल लोकल वेरिएबल है। लेकिन ये इसको देखें, इसने क्या लिखे यहाँ पे, Here even though we have declared the storage class of I as register, ये इसकी storage class है। ठीक है, इस लफ्ज़ में कंफ्यूज नहीं होना,
स्टोरेज का मतलब क्या है, ये कहाँ पे सेव होगा, किस टाइप की स्टोरेज है, उस टाइप, इसको हम बोलते हैं क्लास। क्लासिफिकेशन का वर्ड सुना हुआ है ना। क्लासिफिकेशन क्या होती है, मैं एक तस्वीर देता हूँ कि इसके अंदर बिल्ली की या कुत्ते की तस्वीर है, डॉग है या कैट है, तो आपने क्लासिफाई करना है कि ये किस टाइप की है, तो इसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टोरेज क्लास के वर्ड पे कंफ्यूज ना हो। तो इवन दो हमने इसको कहा है कि ये रजिस्टर है, वी कैन नॉट से फॉर श्योर दैट द वैल्यू आई वुड बी स्टोर्ड इन CPU registers. Why? Because the number of CPU registers are limited and they may be busy in doing some other task. ठीक है ना? What happens in such event? The variable works as if it was stored as its storage class was auto. तो अगर वो उसमें नहीं रख सकता तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ऑटो है, लेकिन जो ही वहाँ पे उसको मौका मिलेगा वो उसको रजिस्टर के तौर पे रख सकता है, ठीक है। फिर आ जाती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास, थर्ड नंबर। अगर हमने उसके डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट में लिख दिया स्टैटिक, ये एस स्मॉल में होगा, ठीक है ना, स्टैटिक इंटीजर एक्स, तो फिर हमारे पास क्या कुछ होता है। नंबर 1 ये हमारी रैम में स्टोर होता है। नंबर 2 रैम के अंदर मेमोरी में जहाँ पे ये स्टोर हो रही है वो स्टैक्स वगैरह नहीं है, इसको हम डेटा ब्लॉक कहते हैं, मेरे ख्याल से इस डेटा ब्लॉक ही बोला जाता है, एनीवेज इसको देख लें बुक में। ये जहाँ पे स्टोर होगा अगर इसमें पहले से कोई वैल्यू है उसको ये क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ज़ीरो है, बाकी दो की नहीं थी, उनमें गार्बेज था, ठीक है। तो आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं है, ये आपको रटा होना चाहिए। ये भी क्या है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल्स डिफाइन। लाइफ क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट, इसका मतलब है एग्जिस्ट करती है, डिलीट नहीं होती, बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। इसका मतलब है जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो उसकी वैल्यू मौजूद होगी। देखें दो एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे इसने एक ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसको उसने प्रिंट कर दिया, उसकी वैल्यू क्या आई, ये हमारे पास इंक्रीमेंट का फंक्शन है, हम स्टार्ट से लेते हैं। हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, इधर इंक्रीमेंट की वैल्यू दी, इसने मेमोरी में एक वेरिएबल बनाया आई की वैल्यू क्या कर दी 1, उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू को क्या कर दिए 2 कर दिया, लेकिन जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो ये मेमोरी से हट गया, दोबारा इसने इंक्रीमेंट कॉल किया, ये ऑटो को हम देख रहे हैं, ये दोबारा यहाँ पे आया, इसने दोबारा मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट किया, उसको प्रिंट किया और उसके बाद उसकी वैल्यू 2 की, लेकिन जो फंक्शन ख़त्म हुआ ये मेमोरी से ख़त्म हो गया। तीसरी बार जब इसने रन किया इसी तरह मेमोरी में वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, समझ आ रही है, उसकी वैल्यू प्रिंट हुई, ये देखें 1 2 3 वैल्यूज प्रिंट हो गई, और जब ये ख़त्म हुआ तो ये भी मेमोरी से ख़त्म हो गया। इसके मुकाबले में जब हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं और स्टैटिक इंटीजर आई आ गया, तो इसका मतलब है आई की वैल्यू 1 है, उसने प्रिंट कर दिया 1, आई की वैल्यू 2 हो गई, फंक्शन ख़त्म हो गया, ये मेमोरी में इसी तरह पड़ा है, चूँकि ये स्टैटिक है। दोबारा इसने जब कॉल किया तो यहाँ पे इसने आके देखा ये स्टैटिक है, तो इसको इनिशियलाइज ये नहीं करेगा, इसकी पुरानी वैल्यू देखेगा और वो प्रिंट कर देगा। फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज किया, अगली बार वो देखेगा अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसकी वैल्यू को नहीं छेड़ेगा। 2 प्रिंट कर दिया, इसकी वैल्यू उसने कर दी 3। थर्ड टाइम आया, इसने देखा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वैल्यू को नहीं छेड़ना, प्रिंट किया, इसकी वैल्यू 3 हो गई, और उसके बाद इसको आपने, समझ आ रहा है। तो ये स्टैटिक जब आपने लिख दिया तो आपका फंक्शन ख़त्म हो भी गया तो उसकी वैल्यू मेमोरी में पड़ी होती है जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है। एनी क्वेश्चंस? प्रोसेसर जो है ना ये तो डेटा सेव करना नहीं करता है, तो एक केस में तो डेटा स्टोर नहीं करता है। ये इस वाली की बात करें, उस पिछले वाले, ये तो अब स्टैटिक है, स्टैटिक तो मेमोरी में, ये तो प्रोसेसर में नहीं है, रजिस्टर सिर्फ स्टैटिक में, सॉरी रजिस्टर सिर्फ प्रोसेसर में, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? हाँ नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। ऑटो आम वेरिएबल है ना, आप देखिए ऑटो में क्या हो रहा है, देखते जाए, दोबारा से समझाता हूँ।
देखें हमारे पास एक फंक्शन है मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर फंक्शन आया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में मेमोरी में आके एक नॉर्मल सा वेरिएबल बना दिया आई की वैल्यू से क्या कर दी 1। आई की वैल्यू को उसने प्रिंट किया, हम कहते हैं आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। आई की वैल्यू को उसने 1 + 1 2 कर दिया। चूँकि ऑटो वेरिएबल है, जब इसकी बॉडी ख़त्म होगी ये इस वाली की, तो ये भी मेमोरी में से वॉश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर सर दोबारा आपने इंक्रीमेंट कॉल किया, ये दोबारा है, इसने एक नया वेरिएबल आई बनाया, उसकी वैल्यू 1 की, उसको आपने प्रिंट किया, उसको इसने 2 किया, फिर वो ख़त्म हो गया एंड सो ऑन। इसके केस में क्या है कि इसके केस में आपने आई को क्रिएट किया, उसको वैल्यू 1 दे दी, स्क्रीन पे 1 प्रिंट कर दिया। इसको जब आपने 2 किया तो ये ख़त्म होने के बाद जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो मेमोरी में ये वैल्यू पड़ी रहेगी। यस जब दोबारा यहाँ पे आएगा तो ये जाके चेक करेगा आई इंटीजर आई ये तो एग्जिस्ट करता है, तो इसको ये देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ऑलरेडी वैल्यू है। उसको इसने प्रिंट किया, उसकी वैल्यू को 3 कर दिया और फिर आ गया यहाँ पे थर्ड टाइम, फिर आया उसने 3 प्रिंट किया, इसकी वैल्यू को 4 कर दिया एंड सो ऑन। तो ये आपकी वैल्यू रिटेन रखता है, ठीक है। ये भी सर प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज़ कर सकते हाँ? हैं सर? प्रैक्टिकली कहाँ यूज़? प्रैक्टिकली ये तो इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो ज़्यादा पता होगा। ऑटो का तो फिर कोई नहीं है। ऑटो तो आम वेरिएबल है। अच्छा, लाइक ऑटो स्टैटिक वेरिएबल्स आर ऑल्सो लोकल टू द ब्लॉक इन the difference between them is that the static variable doesn't disappear when the function is no longer active. Their value persists. If the control comes back to the same function again, the static variable will have the same values at मिसाल के तौर पे आपने एक फंक्शन बना लिए कि कितनी बार लॉगिन हुआ है बंदा अभी तक, तो वो उसमें आपने कह दिया, इसके अंदर आपने स्टैटिक वेरिएबल बना दिए कि इसकी वैल्यू स्टैटिक नंबर ऑफ लॉगिन इज इक्वल टू लेट्स सपोज 1 है, और फिर आप कहते हैं इसको हर बार नंबर को प्लस प्लस कर रहे हैं, तो हर बार बंदा जब लॉगिन करे इस फंक्शन में आए तो वो उसकी वैल्यू पुरानी रहेगी और इंक्रीज होती जाएगी। सो इस तरह की एग्जांपल में आप कर सकते हैं। अच्छा, ये इसको उसने सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एक और प्रोग्राम हम देख लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। एक उसने एक फंक्शन लिया है जो कि रिटर्न कर रहा है पॉइंटर। आपका फंक्शन पॉइंटर भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है, या किसी चीज़ का एड्रेस। यहाँ पे उसने एक पॉइंटर लिया और उसने कह दिया कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न करे उसका एड्रेस इसमें डाल दो। समझ आ रही है? यस तो यहाँ पे मेरे पास j एक पॉइंटर है, ठीक है, और इसके अंदर फंक्शन रिटर्न कर रहा है क्या, उसने एक वेरिएबल बनाया k इज इक्वल टू 35, और इस k का हो सकता है एड्रेस हो 20, तो इसने क्या कर दिया 20 इधर पास कर दिया। तो मैं इधर कहता हूँ प्रिंट करो j के अंदर जो वैल्यू है उसको, तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए 35। लेकिन चूंकि ये फंक्शन जब ख़त्म हुआ, ये जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो ये वेरिएबल जो है k ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेमोरी तो मौजूद है ना, यस उस मेमोरी में जाके उसको एक्सेस कर सक रहा है, ठीक है ना। यस एग्जैक्टली। आखिरी हमारे पास आता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने नहीं की होती। जैसे अपनी हेडर फाइल हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल स्टोरेज का मतलब क्या है, ये मेमोरी में स्टोर होता है, इसकी भी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाती है। इसका मतलब है ऑटो और रजिस्टर में गार्बेज होता है, स्टैटिक और एक्सटर्नल के अंदर 0 हो जाता है। इसका स्कोप ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब ये है कि आपने इसको वर्ड मेन से ऊपर अगर डिक्लेयर कर दिया तो ये किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। ये इसकी पहली खसूसियत है, ठीक है। एज लॉन्ग एज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब तक प्रोग्राम चल रहा है, चाहे जो भी फंक्शन है, जब तक प्रोग्राम ऑन है ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको हम डिक्लेयर करते हैं ऊपर सबसे इस जगह पे। अब यहाँ पे इसको गौर से देखें,
इसको आप मेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मेन के अलावा भी अगर कोई फंक्शन होगा तो उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, ज़रा सा इसको आगे जाके देखते हैं। As is obvious from above output, the value of I is available to the function increment and decrement। हम छोटी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने पास भी इसी में। बॉयलर प्लेट हमारे पास है, इधर हम कर लेते हैं एक वेरिएबल फंक्शन बना लेते हैं, मसलन void कुछ भी टेस्ट, ये मेरा फंक्शन है और ये कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे हम कर लेंगे void टेस्ट और इसके अंदर हम कर लेंगे प्रिंट f %d i की वैल्यू, ठीक है। और यही चीज़ हम करते हैं। अब अगर i मैं इधर डिक्लेयर करता हूँ तो ये i इसको नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ i इधर डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 10, या मैंने i को यहाँ डिक्लेयर कर दिया, इसको यहाँ पे मैं 10 कर सकता हूँ, i इज इक्वल टू 10। तो आप देखिए यहाँ पे भी 10 प्रिंट करना चाहिए, इसको यहाँ पे भी। हाँ, क्या कह रहे हैं एक्सपेक्टेड, हाँ उसने क्या प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया। तो दो बार नहीं, हाँ दो बार करना है, इसको कॉल करना है ना हमने, टेस्ट के फंक्शन को कॉल करना है, अब 2 बार करेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये ग्लोबल वेरिएबल है एक्सटर्नल, लेकिन इसकी एक और ख़ास बात भी है। हमने कही जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है, इसका मतलब है कि जिन फंक्शंस में आपको नज़र आ रहा है उसमें भी, और जो फंक्शन किसी और फाइल में है वो भी अगर रन कर रहे हैं तो ये एक्सेसिबल है। आप देखते हैं कैसे। पहले थोड़ा इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये देखें, लुक एट द फॉलोइंग प्रोग्राम। इधर इसने क्या लिखा है, एक्सटर्न। एक वेरिएबल हमारे पास x यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, दूसरे के साथ इसने लिख दिया एक्सटर्न y। ये कर रहा क्या है, इसको ज़रा समझें। Here x and y both are global variables, ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है, एक को हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, x को देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, और जो अंदर फंक्शन में लोकल की जगह लिखा है, अगर ये मैं ना लिखूँ तो ये तो ऑटो हो जाएगा। इसके साथ एक्सटर्न लिखे, इसका मतलब क्या है, पढ़ते हैं। Since both of them have been defined outside all the function, both enjoy external स्टोरेज क्लास। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझें। यहाँ पे ज़रा एक इसकी बड़ी एग्जांपल दी हुई है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हो सकता है आपके पास एक फ़ाइल हो PR1 के नाम पे, जिसमें आपने एक वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है। आपने एक और फाइल खोली फंक्शन C के नाम पे, और इसमें आप जब कहते हैं एक्सटर्न इंट i, इसका मतलब है कि ये एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर यूज़ होगा। किसमें यूज़ होगा, एक्सटर्नल फाइल के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये i डिफाइन है किसी एक्सटर्नल फाइल में, और इस प्रोग्राम में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलें पहले मैं आपको 2 फाइलों को रन करना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद बाकी इस एग्जांपल को हम देखेंगे। 2 फाइल्स को हम कैसे रन करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना दी ग्रीटिंग की, क्या नाम बना है, और इस फाइल का नाम क्या है, f1.cb। ये क्या प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में तो मेरे पास हेलो है ही नहीं है ना। मैं इस प्रोग्राम में उस फंक्शन को कैसे कॉल करूँगा। ग्रीटिंग का फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रीटिंग, रन करता हूँ, ये क्या कह रहे हैं, ग्रीटिंग तो है ही नहीं। अब 2 तरीके हैं, या मैं ग्रीटिंग यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, या मैं इधर कहूँ कि मेरे पास, अब गौर से देखें, ये मेरी F1 और ये वाली फ़ाइल जो है जिसके अंदर मैं काम करूँ, ये फोल्डर में एक ही जगह पे है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंक्लूड और फिर ये निशान, क्योंकि फोल्डर में एक जगह पे है, हेडर फाइल नहीं है।
और उसका नाम दे दूंगा f1.cpp। अब ये देखेगा कि इधर अगर ये नहीं डिफाइन तो f1.cpp में जाके इसको रन करेगा। समझ आ गया? तो अब हमने अपनी हेडर फाइल बना दी। अब उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, बहुत सारे फंक्शन हम बना के अब इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। इसने इस फंक्शन में एक वेरिएबल आई डिफाइन किया है और उसको इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर रहा है, फिर दूसरे को इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर रहा है, और मेन के अंदर क्या कर रहे हैं, जिधर ये फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं उस फाइल को यहाँ पे उसने। अब ये वाला तरीका हम यहाँ पे नहीं, हमारे पास काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो C++ का वर्जन है उसमें हम अपने सेम फोल्डर में इस फाइल को रख रहे हैं, तो इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कोड में करके दिया है। कहाँ गया ये देखें, कोड के अंदर लिखे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये फंक्शन 1 को कॉल करते हैं, इंटीजर फंक्शन 1 और इंटीजर फंक्शन 2, ये यहाँ पे अब आप गौर से देखें, इसने आई को डिक्लेयर किया और इन फंक्शंस के प्रोटोटाइप आपको यहाँ पे बता दिए, लेकिन ये फंक्शंस इस फाइल में नहीं पड़े, ये फंक्शन दूसरी फाइल में पड़े। तो जब ये यहाँ पे इनको कॉल करता है तो ये वाले आई की वैल्यू इसने कहा हुआ है कि ऑलरेडी एक्सटर्नल मौजूद है, उधर से उठाओ, तो मेमोरी में से कहीं और से उठा रहा है फाइल। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपनी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में खुद से बनाते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम इस f1 के अंदर एक फंक्शन बना देते हैं void और डिस्प्ले, और डिस्प्ले क्या करेगा, प्रिंट f किसको, %d नई लाइन पे, यहाँ पे कहेगा x इज इक्वल टू %d और x की वैल्यू यहाँ प्रिंट करेगी। अब ये x क्या है, x तो हमारे पास नहीं मौजूद, हम यहाँ पे कह देते हैं कि x बाहर की फाइल में जो भी मौजूद होगा वो वाला हम x ले लेंगे, एक्सटर्न इंटीजर x, कि x हमारे पास यहाँ डिफाइन नहीं है, किसी एक्सटर्नल फाइल में डिफाइन है, वहाँ इसकी वैल्यू होगी, उसको यहाँ पे आपने यूज़ करना है। यहाँ पे हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर ले लेते हैं इंटीजर x इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे ग्रीटिंग के बाद हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्प्ले। देखते हैं काम करते हैं नहीं करते, कर लिया नहीं, यहाँ पे डिफाइन किया है और उसको कहे कि भाई एक्सटर्नल फाइल में पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कहलाता है एक्सटर्न। कुछ इंटरेस्टिंग था आज? तो ये हमारे पास एक्सटर्न आ गया, इसका प्रोग्राम भी बन गया है, वीडियो भी आ गई। अब वो यहाँ पे ये वो बंदा है जिसने आपकी C++ इनिशियली बनाई थी, ठीक है। जिनको C अच्छी लगती है उसको ये भी अच्छा लगेगा, जिनको नहीं अच्छी लगती। अब इसने कुछ इसके बारे में रूल्स आपको बताएं कि भाई इन चारों में से एक था ऑटो, दूसरा क्या था, रजिस्टर, स्टैटिक और, ठीक है। इन दोनों की इनिशियल वैल्यू 0 होती है, इन दोनों की गार्बेज होता है, ठीक है। ये CPU में स्टोर होता है, बाकी ये 3 मेमोरी में स्टोर हो रहते हैं। अच्छा, अब उसने ये स्टोरेज क्लासेस बनाई हुई है और उसने आपको बताया हुआ है कि इनको किस वाले को किस वक्त यूज़ करना है। तो आपको अगर पेपर में आ जाता है कि स्टोरेज क्लासेस भी बताएं और ये भी बताएं किसको किस वक्त यूज़ करना है, तो आपने ये रूल्स बताने हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज़ करें कब, इफ़ यू वांट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल। क्या आप कहते हैं बार बार जब फंक्शन कॉल हो तो उसकी पुरानी वैल्यू हमारे पास सेव होनी चाहिए। रजिस्टर क्लास आप सिर्फ उन वेरिएबल्स के लिए यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में बार बार यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बार बार मेमोरी में से CPU उसको बार बार ला रहा है, ले जा रहा है, तो उसको आप यहीं पे स्टोर कर लीजिए, लेकिन गारंटी नहीं है। External storage for those variables that are being used almost by all the function in a program. This would avoid unnecessary passing of these variables as argument. मतलब बार बार एक फंक्शन, एक वेरिएबल है x, जो आपके पास यहाँ पे 15-20 फंक्शन है जो इसको, ये भी इसी x को यूज़ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो बार बार डिक्लेयर करने की जगह हम यहीं पे एक बार डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इनकी
डिटेल है. इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ द एक्सप्रेस नीड्स तो आप क्या करके यूज़ कर लेते हैं. तो इसकी भी आप एक्सरसाइजेस ना करें, लेकिन ये थ्योरेटिकली स्टोरेज क्लासेस आपको. एनी क्वेश्चंस?